नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसमें जो आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है, आज इसमें हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा फिनोमेना है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनको आज हम बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट के ज़रिए इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको चार्ट बना दिया है। तो यहाँ आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट जो फिनोमिना है, ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट होने के बेसिस पे यहाँ पर नोट की गई हैं। जैसे कि आप पहला जो ट्रांसपोर्ट देख रहे होंगे वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा ट्रांसपोर्ट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो पहले आप मेन डिफरेंस समझ लीजिए। जब भी किसी मॉलिक्यूल को जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये कोई मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होना चाहता है, तो जब इस मॉलिक्यूल को इस दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करके जाना हो, तब इसके लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना पड़े या इसके लिए कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तब ये क्या कहलाएगा, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि नो एटीपी नीड, यानी कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एटीपी और एनर्जी। ठीक। जबकि अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे याद रखोगे, ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए से एटीपी। ठीक है, कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े, एटीपी यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तब उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब चलिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो बेसिक डिफरेंस था वो एटीपी के बेसिस में था। अब इसके बाद जो हम फिनोमेना, यानी कि इनके बाद जो पॉइंट हमें पढ़ना है, वो आपको थोड़ा सा अटेंटिव होके समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट नोट किए हुए हैं, 4 पॉइंट यहाँ पर भी नोट किए हुए हैं, यानी एक्टिव में भी और पैसिव में भी। तो यहाँ आप देखिए, जैसे कि मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पर लिख रखा है कि ये मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये कैसे, इसका मतलब समझिए। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ये साइड में कोई एक दूसरी सेल है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन, यानी उनकी जो संख्या या फिर उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जबकि जो साइड में जो दूसरा सेल है उसके पास जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या कम है। तो जो मॉलिक्यूल की संख्या जिस सेल में ज़्यादा है, यानी कि उनका कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है, वहाँ से आसानी से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पर, पास वाली सेल में, जहाँ पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यानी कि जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा था, हाई था, यहाँ कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का कैसा था, लो था। तो आराम से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसीलिए तो कोई भी यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी, इसीलिए तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, आराम से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को भी आप समझिए। इस डायरेक्शन को आप कैसे कहोगे, इस डायरेक्शन को कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इस चीज़ को समझिए। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि मैं आपको बेटर तरीके, ये जितने पॉइंट हैं इनको बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलोंग द ग्रेडियंट है। इस चीज़ को समझिए आप। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, एक डायग्राम के जरिए आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कोई एक पहाड़ बना दिया, ये कोई पहाड़ है। अगर कोई व्यक्ति इस पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर खड़ा हुआ है, अब इसको आना है नीचे। तो अगर ये जो व्यक्ति है अगर नीचे आएगा तो इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नीचे आने के लिए, ये तो आराम से लुढ़कते हुए ढड़कते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट या कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसका जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है, वो नीचे की तरफ है, और ये जो डायरेक्शन है ये अलोंग द ग्रेडियंट, मतलब इस जगह से इस जगह जाने की तरफ है। यानी कि यहाँ तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो गया, नो एटीपी। जब अगर पहाड़ से यानी कि ऊपर से
यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगर आपको मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा है हाइयर कंसंट्रेशन टू, यहाँ हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन याद कर लीजिए। इसके बाद फिर मैंने बताया तीसरा जो पॉइंट है वो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहाँ से जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि फ्लो कहाँ बनेगा, ये लुढ़केगा किस साइड, इसी साइड ही तो लुढ़केगा क्योंकि इस साइड नीचे फ्लो है, तो ये आराम से क्या कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, अलोंग द ग्रेडियंट, यानी कि जिस जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस जगह से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसीलिए अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि अलोंग द ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन के सापेक्ष में ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर बात आती है डाउन हिल मैनर। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कैसा है, डाउन हिल मैनर। इसी डायग्राम से आप समझिए, ये पहाड़ पे खड़ा हुआ है, इसको नीचे भेजा था अपन ने अलोंग द ग्रेडियंट। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ से कहाँ है, ये जो व्यक्ति है नीचे जा रहा है, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, डाउन में जा रहा है। इसीलिए इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डाउन हिल मैनर फिनोमिना। तो आप ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो पॉइंट हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको यहीं पर मैं मेन जो डिफरेंस हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के वो भी यहीं पर क्लियर करा देता हूं, ताकि आपको डिफरेंशिएशन में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था, नो एटीपी नीड, यानी कि कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप देखिए यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि एटीपी चाहिए। आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि अभी जो पहाड़ वाला एग्जाम्पल आपको लिया था उसी से समझिए। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, इसको अगर ऊपर जाना है, ठीक, ऊपर जाना है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन। यानी यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल को, यहाँ इस सेल में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, और इस जगह पर क्या है, मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ये यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो इसको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी या फिर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद फिर हम बात करें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ कम मॉलिक्यूल हैं, यहाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ से ज़्यादा एटीपी या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिनोमेना लग रही है। या इस डायरेक्शन से, इस वाले डायग्राम से समझिए, आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो यहाँ से एटीपी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यहाँ से फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी फिनोमिना से आप यहाँ पर देखिए, ये पहाड़ पर चढ़ रहा है, फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी अप हिल मैनर। यानी कि इस पॉइंट से आपको ये भी क्लियर हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी फिनोमिना काम करती है, अप हिल मैनर फिनोमिना काम करती है। ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी में चार्ट वाइज दे रखे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, आई होप आपको ये जो बेसिक डिफरेंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो टाइप हैं उनको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपका, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला जो डिवीज़न है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, और जो दूसरा डिवीज़न है वो है आपका डिफ्यूज़न। तो सबसे पहले आप डिफ्यूज़न को समझिए। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं, इसको हिंदी में हम विसरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है इसको समझिए। चाहे गैस के मॉलिक्यूल हों, चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल हों, चाहे सॉलिड के मॉलिक्यूल हों, यानी कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, इनके मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा, हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन जब भी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि मैं गैस का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने किसी रूम के किनारे यानी कोने में आपने एक अगरबत्ती लगा दी। जैसे ही आप अगरबत्ती लगाते हो, यहाँ से जो धुआं है यानी जो गैस है वो सबसे पहले यहाँ ज़्यादा होती है यानी हायर कंसंट्रेशन, फिर धीरे धीरे ये पूरे रूम में फैल जाती है उसकी खुशबू, यानी कि पूरे रूम में वो गैस क्या हो गई होगी, डिफ्यूज़ हो गई होगी या विसरित हो गई होगी। तो ये गैस का विसरण हो गया यानी कि डिफ्यूज़न हो गया। ये तो हो गया गैस का। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपने एक गिलास में या एक बीकर में आपने पानी ले लिया, उस पानी में आपने क्या डाला, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए ब्लू इंक, यानी कि आपने नीली स्याही की बूंद इसमें आपने डाली। जैसे ही आपने इस बर्तन में नीली लिक्विड की आपने बूंद डाली तो हायर कंसंट्रेशन उस KMnO4 का किस में था, बूंद में था। धीरे धीरे ये पूरे के पूरे आपके बर्तन में पूरा ब्लू कलर फैला देगी, यानी कि पूरा जो बर्तन है उसमें पानी है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी कि उसमें भी क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड में बहुत लेस देखने को मिलती है। तो आप इसको क्रम में कैसे याद रखेंगे, हाई जो डिफ्यूज़न रेट होती है वो गैस की सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब आपको डिफ्यूज़न समझ आ गया होगा। डिफ्यूज़न के बाद अगर हम जो दूसरी फिनोमेना है इसको साथ में ही आपको समझा देते हैं कि जो डिफ्यूज़न था, डिफ्यूज़न में भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ऑस्मोसिस में भी यही फिनोमेना काम करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जो इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस कहाँ है, ये होता है ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली इन द लिक्विड मॉलिक्यूल। यानी कि जैसे कि वाटर की हम बात करें, जैसे कि H2O, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल ही ऑस्मोसिस करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न, लेकिन सही तरीके से किसी ने भी इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से किसी ने नहीं समझाया। ठीक है, अगर समझाया है तो बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिफ्यूज़न है ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस होगा ये ओनली लिक्विड के मॉलिक्यूल में ही ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम डिफ्यूज़न की बात करें तो वो गैस में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी। एक और बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और ये दूसरी सेल है, तभी इसके लिक्विड का मियोसिस हो पाएगा, ऑस्मोसिस हो पाएगा, क्योंकि इसके बीच में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए ये आपको अब बेटर तरीके से समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूज़न क्या है। अब हम सबसे पहले डिफ्यूज़न के जो टाइप हैं उनको समझ लेते हैं। तो डिफ्यूज़न के जो टाइप हैं उसको समझने में आपको जो सिंपल डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न कुछ नहीं है, जो आपने डिफ्यूज़न के बारे में जो आपने डेफिनेशन समझा या जो हमने अभी आपको बताया वही आपका डिफ्यूज़न की, सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस है या सिंपल डिफ्यूज़न उसे ही कहते हैं। जैसे कि आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो है ये आप मान लीजिए कोई एक मेम्ब्रेन है। ठीक, यहाँ पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी हाई कंसंट्रेशन, यहाँ मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 ही, और यहाँ पर बहुत सारे। तो जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से कहाँ से कहाँ, हाई टू लो हो जाएगा। ठीक है, हाई टू लो हो जाएगा। जैसे कि वाटर, जैसे कि H+, ऐसे कई सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर जाएंगे, आसानी से आपके ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल डिफ्यूज़न। अब इसके बाद बात करते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में सिर्फ आपको इतना सा समझना है, फैसिलेटेड का मतलब होता है कि किसी के द्वारा मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पर आपको कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए
किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सीधे मेम्ब्रेन से क्रॉस करके मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो गए। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में आपको स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि इस वाले में आप ये देखिए, ये जो है मेम्ब्रेन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो बीच में है ये है मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन लगे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ से मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन चैनल या कैरियर की ज़रूरत पड़ी है। यानी कि फैसिलिटेटेड मतलब ये किसी माध्यम से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है तो इसको कहते हैं चैनल, यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको कहते हैं कैरियर। तो ये स्पेसिफिक होंगे, जब ये ओपन होंगे तभी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, और जब ये क्लोज होंगे तब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में और सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न हमेशा होता रहेगा, कोई भी हमें यहाँ पर चैनल या किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बेसिक डिफरेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूज़न में। अब इसके बाद जो ऑस्मोसिस है, इसको ऑस्मोसिस को एक बार और फिर से इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। ऑस्मोसिस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंड ऑस्मोसिस, एक होता है एग्ज ऑस्मोसिस। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है किशमिश और ग्रेप्स। तो इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा दूसरी जगह आपको समझाते हैं। इस जगह जूम कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो ऑस्मोसिस था, ऑस्मोसिस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। ऑस्मोसिस दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। एक का नाम होता है एंड ऑस्मोसिस और जो दूसरा है वो है एग्ज ऑस्मोसिस। अब इसको समझिए, एंड ऑस्मोसिस और एग्ज ऑस्मोसिस क्या है। यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पर कोई हमने बर्तन लिया, इस बर्तन में क्या डाल दिया, वाटर, पानी डाल दिया, यानी H2O। ये क्या है, H2O। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने मान लीजिए हमने कोई दाख यानी कि जो किशमिश होती है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। जैसे ही हमने इसमें किशमिश को डाला तो ये जो वाटर का कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में हमने अब क्या बताया था, जो लिक्विड है उसका हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ बाहर है। तो ये बाहर से यानी कि बाहर से कहाँ चला जाएगा, इस किशमिश के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर, और इस किशमिश के अंदर लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंदर की तरफ, ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। इसीलिए इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस। ये किस में देखने को मिलेगा, जब आप किशमिश को कहाँ डाल दें, इन वाटर, तो आपको एंड ऑस्मोसिस देखने को मिल जाएगा। और ये जो किशमिश होगी ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। फूल क्यों जाएगी, क्योंकि अंदर वाटर का जो वाटर है वो भर जाएगा, फिल हो जाएगा। ये तो हो गया एंड ऑस्मोसिस। अब दूसरा एक्सॉस्मोसिस के फिनोमिना को देख लेते हैं। जैसे कि ये एक बर्तन है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक शुगर का सॉल्यूशन लिया है। शुगर सॉल्यूशन यानी कि वाटर में शुगर का कंसंट्रेशन घोल दिया, यानी कि शक्कर घोल दी है। इसमें जैसे ही हमने कोई भी ग्रेप्स यानी कि कोई भी अंगूर डाला तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो, इस वाटर में ग्लूकोज यानी कि जो शुगर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। और इसमें जो दाख या जो अंगूर है इसमें हायर कंसंट्रेशन वाटर कहाँ है, अंदर की तरफ। तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहाँ आ रहा है, वाटर बाहर की तरफ। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एग्ज ऑस्मोसिस, यानी कि जो वाटर है उसका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया मॉलिक्यूल का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एग्ज ऑस्मोसिस।
आई होप आपको बेटर तरीके से ऑस्मोसिस के दोनों फिनोमेना समझ आ गए हों। अगर नहीं आए हों तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो मैं बेटर तरीके से इसको और डायग्राम के जरिए आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए अब जो नेक्स्ट फिनोमेना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके जो 2 टाइप हैं इनको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो पहला है वो है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप ऐसा समझिए, जब भी एटीपी की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, घचड़ पचड़ हो रही है। यहाँ देखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट हो। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट एटीपी रिक्वायर, यानी कि एटीपी का जो यूज़ है वो डायरेक्ट हो जाए तो उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इनडायरेक्टली जब भी एटीपी का रिक्वायरमेंट इनडायरेक्टली यूज़ हो एटीपी का तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो आपको ये टॉपिक जो है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यह मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। बस ये जो टॉपिक है ये वहाँ से लिंक करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया है। आप समझिएगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको मैंने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से भी लिंक किया हुआ है। जो वहाँ की चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दी, क्योंकि आपको वहाँ पर भी यही पढ़ना है और यहाँ पर भी यही पढ़ना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर यहाँ पर मिक्स कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे वो एग्जाम्पल कौन से? पी टाइप पंप और एक होता है वी टाइप पंप। जो पी टाइप पंप हैं ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एटीपी की सहायता से। वी टाइप पंप ये भी एटीपी खर्च करने के बाद ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये होते हैं पंप, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन पंप होते हैं जो कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से पंप काम करते हैं। एग्जाम्पल है पी टाइप पंप और दूसरा है आपका वी टाइप पंप। वी टाइप पंप आपको पता है ये आपका लाइसोसोम और वैक्यूल में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? H+ को अंदर की तरफ भेजेगा और ATP को क्या करेगा? खर्च करेगा। ATP किस में बदल जाएगी? ADP में। ठीक है, ATP हाइड्रोलिसिस करके आप इस H+ को यानी प्रोटॉन को अंदर भेजोगे। लाइसोसोम में, वैक्यूल में ये वी टाइप पंप आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो चलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें कुछ माध्यम चाहिए किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो इनडायरेक्टली है, लगेगी तो, लेकिन इनडायरेक्टली लगेगी। कैसे लगेगा आप देखिए, यहाँ पर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर यानी कि कुछ प्रोटीन या किसी माध्यम की जरूरत पड़ रही है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो देखो इसमें 3 फिनोमेना हम पढ़ते हैं। पहला है यूनिपोर्ट, दूसरा है सिम्पोर्ट और तीसरा है एंटीपोर्ट। इसको समझिए। यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ आप डायग्राम के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है? यूनिपोर्ट में क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन मान लीजिए, ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन पर ये क्या लगे हुए हैं? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे हुए हैं। ये जो आपको गोला गोला दिख रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। तो इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, इसका डायरेक्शन एक ही दिशा में है। इसका डायरेक्शन कहाँ है? एक ही दिशा में। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से इस जगह पर क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो जाए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं यूनि मतलब एक। तो यूनिपोर्ट सिस्टम यानी कि यूनिपोर्ट। इसके बाद हम सिम्पोर्ट की बात करें। सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। तो यहाँ पर देखो, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, एक ही साथ जा रहे हैं और एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए सिम का मतलब क्या होता है? साथ साथ और एक ही डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं सिम्पोर्ट।
ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फिनोमेना है इसको कहते हैं एंटीपोड। अब एंटीपोड क्या है? एंटी मतलब एक दूसरे के अपोजिट। एक मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इधर से इधर आ रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंटीपोटर या एंटीपोड। और जो हमने आपको बताया ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पर्पज से कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे कि कभी अगर एग्जाम में पूछ ले, यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल एक होता है एक्वापोरिन चैनल। एक्वापोरिन चैनल क्या करते हैं? ये वाटर को या वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको नेफ्रॉन का जब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जब हम MCQ लगा रहे थे तब मैंने आपको जिक्र किया था, जो एक्वापोरिन चैनल हैं वो आपके नेफ्रॉन में जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है डिस्टल वाली, वहाँ पर एक्वापोरिन चैनल लगे होते हैं, वही वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं वहीं से। ठीक है, तो ये वाटर जो है एक्वापोरिन चैनल कैसे होते हैं? यूनिपोर्ट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि सोडियम के साथ में क्या होता है? ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये कहाँ लगा होता है? ये आपके इंटेस्टाइन, यानी कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपकी इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन यानी जो आपकी आंत होगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी आंत है, ये आपका ल्यूमेन है, आपने मान लीजिए सोडियम की मात्रा लिए, ये सोडियम है, और ये मान लीजिए ग्लूकोज लिया, तो यहाँ क्या होगा? इस आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये सोडियम भी अंदर जाएगा और क्या जाएगा? ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर जाता है और सोडियम भी अंदर जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल आप लोगों को भली बात पता होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में इस डायरेक्शन से आप देख लीजिए क्या होता है? जो सोडियम क्या होता है? 3 सोडियम कहाँ जाते हैं? अंदर की तरफ, और 2 पोटेशियम कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ। यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सोडियम है, ये अंदर गया, और ये मान लीजिए पोटेशियम है, ये बाहर आ गया। ठीक है, इसीलिए ये एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम चैनल। और चाहे सिम्पोर्ट हो चाहे एंटीपोर्ट हो, इन दोनों को मिला के एक फिनोमेना या फिर एक नाम दिया जाता है कोपोर्ट। कोपोर्ट का मतलब क्या होता है? साथ साथ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हों। तो देखो साथ साथ दो, एक यहाँ पर सिम्पोर्ट की बात करें चाहे एंटीपोर्ट की बात करें, दोनों कोपोर्ट यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, और डायरेक्शन का डिफरेंस है इसीलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक जो ट्रांसपोर्ट का, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चैप्टर है वो आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार इस डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद फिनिश। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो पहला है जो ट्रांसपोर्ट वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया एक ऑस्मोसिस और एक मैंने यहाँ पर बताया था आपको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में 2 बताए थे, एक तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन और दूसरा बताया था सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की, ये देखो लिखा हुआ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल आराम से ट्रांसपोर्ट हो गया। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या दिखाया था आपको कि इसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगी होंगी स्पेसिफिक। यहाँ देखिए मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन लो है, और ये आसानी से इस चैनल या फिर इस कैरियर प्रोटीन के माध्यम से ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो गया। जैसे ये बंद हो जाएगा यहाँ से कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हायर कंसंट्रेशन, ये मान लीजिए कोई चैनल है और ये मान लीजिए कोई कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, तो ये यहाँ से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो गया। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फिनोमेना में आपको क्या बताया था, और इसमें कोई नो एटीपी की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूल देखो ये क्या हो रहा है, एटीपी खर्च करनी पड़ रही है, यानी एटीपी लग रही है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।